साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में जे भंडार जो सब्जेक्ट है उसका एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय संख्या 3। इसका नाम है राजस्व एवं प्राप्तियाँ, यानी कि रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स। जैसा कि गाइज आपको पता है कि मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पूरे करवा दिए। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट है। आप उनको देखें और उनको देखने के बाद ही आप ये अध्याय संख्या 3 देखें, ठीक है। तो ये अध्याय संख्या 3 है, इसमें हम नियम संख्या 27 से लेकर 41 तक पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में ये वाला अध्याय संख्या 3 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राजस्व क्या होता है और प्राप्तियां क्या होती है। देखिए, गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू यानी कि राजस्व प्राप्त होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसकी वसूली कैसे की जाएगी और उसका लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और राजस्व के अलावा सरकार को कई प्रकार की और भी कई सारी प्राप्तियाँ प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, सरकार को राशियाँ प्राप्त होती है कई प्रकार से, तो उनको बोलते हैं प्राप्तियाँ, रिसिप्ट्स, ठीक है। तो उनका किस प्रकार से उनका निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन किया जाएगा, वसूली किस प्रकार की जाएगी और उनका लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा, ये हम सारी बोल वचन नियम संख्या 27 से लेकर 41 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइज। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, आप उस चीज़ को जरूर ध्यान से देखना। देखिए गाइज, मैंने आपको जो अध्याय संख्या 2 पढ़ाया था उसका नाम था वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, यानी कि जनरल सिस्टम ऑफ एफएम एंड कंट्रोल। अब इसमें हमने नियम संख्या 7 पढ़ा था, उसमें क्या दे रखा था कि सरकारी बकाया राशि का सही एवं शीघ्रता से निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन कर इसे कोषागार में जमा करवाया जाएगा, ठीक है गाइज। सरकारी बकाया कोई भी हो, तो वो चाहे राजस्व के रूप में हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार की राशि हो, तो उसका सही तरीके से निर्धारण किया जाना चाहिए। पहले पता लगाना चाहिए सरकार को कि अपनी जो राजस्व की राशि है वो कितनी बनती है, और बाद में उसका संग्रहण यानी कि उसको कलेक्शन करना चाहिए कि अगर इतनी राशि बनती है तो उसको फिर कलेक्शन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कलेक्शन राशि को कलेक्ट कर लिया गया है तो फिर उसका किया जाता है रिकॉर्डिंग यानी कि लेखांकन, ठीक है गाइज। और ऐसा करने के बाद में फिर इसे कोषागार के अंदर यानी कि ट्रेजरी में जमा कराया जाता है। अब जमा कैसे कराया जाएगा ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशिष्ट निर्देश के आधार पर गवर्नमेंट जारी करती है कि आप जो ये राजस्व की राशि आएगी हमारी, तो उसको आप सरकारी विभागों को बोले गवर्नमेंट कि आप उनको किस प्रकार जमा कराओगे, तो वो सारी जो सामान्य और विशिष्ट निर्देश होते हैं वो सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इन्हीं निर्देशों की विस्तृत चर्चा हम अध्याय संख्या 3 और 4 में करने वाले हैं। तो आज हमारा जो अध्याय संख्या 3 है उस पर हम बात करेंगे। तो आपको मैंने ये बता दिया कि आखिर में अध्याय संख्या 3 में हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं और अध्याय संख्या 4 में भी किस बात पर चर्चा होने वाली है, ठीक है। जो भी सरकारी राशि होती है, बकाया राशि होती है, चाहे वो राजस्व के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो उसका सही एवं शीघ्रता से निर्धारण करना पड़ेगा, संग्रहण करना पड़ेगा और उसके बाद में लेखांकन करना पड़ेगा और कोषागार में उसको यथाशीघ्र जमा करवा दिया जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सरकार ने क्या किया कि सामान्य और कई प्रकार के विशिष्ट निर्देश जारी कर रखे हैं कि सरकारी बकाया की राशि किस प्रकार से कोषागार में जमा की जाएगी, और उसी की जो विस्तृत चर्चा है वो अध्याय संख्या 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय संख्या 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है गाइज। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अध्याय संख्या 3 किस चीज़ पर आधारित है, तो राजस्व और प्राप्तियाँ इसका नाम है। नियम संख्या 27 से 41 हम पढ़ेंगे। सरकारी बकाया राशि जो भी है उसको किस प्रकार उसका निर्धारण किया जाएगा, वसूली कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, और बाद में उसका लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा, सारे बोल वचन हम पढ़ेंगे। अध्याय संख्या 3 को अगर हम बात करें सेक्शन की तो 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन में सामान्य इसका नाम दिया गया है, इसमें सामान्य चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे राजकीय भवनों, भूमि का किराया, जुर्माने आदि, इनके बारे में पढ़ेंगे कि राजकीय भवन जो होते हैं, सरकारी भवन होते हैं, तो उनका जो किराया होता है वो किस प्रकार सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा, कौन वसूलेगा, किस प्रकार उसकी सूचना दी जाएगी। भूमि का किराया जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जुर्माना होता है, सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, तो जुर्माने की वसूली किस प्रकार की जाएगी, कौन करेगा और उसका संग्रहण कौन करेगा, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट में है तीसरा सेक्शन है राजस्व दावों का क्लेम, यानी कि जो रेवेन्यू से संबंधित जो भी क्लेम है उनकी माफ़ी, राजस्व दावों की माफ़ी, यानी कि जो भी रेवेन्यू से संबंधित जो क्लेम आएंगे उनकी माफ़ी, क्या सरकार उनको माफ़ कर सकती है, किस प्रकार माफ़ करेगी, तो वो सारी हम पढ़ेंगे। और ये मैंने आपको बता रखा है कि ये जो 3 सेक्शन है इसमें कौन कौन से रूल कवर हो रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे सेक्शन 1 की, जिसका नाम है सामान्य। इसमें हम 27, 28, 29, 30, 31 और 32 इन नंबरों की नियम पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियम संख्या 27 से। नियम संख्या 27 का नाम है प्राप्तियों एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य, यानी कि जो सरकार को जो कई प्रकार की राशि प्राप्त होगी
तो उनका लेखा किस प्रकार किया जाएगा, किसका क्या कर्तव्य रहेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं नियम संख्या 27 में। नियम संख्या 27 को सब क्लोज में बांटा गया है। तो पहले सब क्लोज की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार नियंत्रक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सरकार को प्राप्त होने वाली राशियों का निर्धारण, वसूली तथा लेखांकन करें एवं राज्य की संचित निधि या फिर लोक निधि में जमा करावे। तो इसमें व्यवस्था कौन निर्धारित करेगा, यानी कि जो रेवेन्यू प्राप्त होगा उसके बारे में व्यवस्था कौन निर्धारित करेगा, सक्षम प्राधिकारी। अब सक्षम प्राधिकारी कौन है, जैसे गवर्नमेंट की बात करूं, सबसे बड़ा सक्षम प्राधिकारी तो राज्यपाल होता है ना। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि व्यवस्था फिक्स करती है, रूल्स रेगुलेशन, कई प्रकार के सामान्य और विशिष्ट निर्देश बनाती है कि किस प्रकार गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्राप्त किया जाएगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, वसूली कैसे की जाएगी और लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा, वो सारी बोल वचन सरकार बनाती है। ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार जो नियंत्रक अधिकारी होता है उसका ये कर्तव्य है कि वह सरकार को प्राप्त होने वाली राशियों का वो निर्धारण करेगा। कौन, नियंत्रक अधिकारी, वसूली भी करेगा और साथ में लेखांकन करेगा। ठीक है, और बाद में क्या करेगा कि राज्य की जो संचित निधि है या फिर लोक निधि है उसमें जमा कराएगा। अगर पैसा संचित निधि का है तो संचित निधि में जाएगा और लोक निधि का है तो लोक निधि में जमा कराया जाएगा। तो ये 27 सब क्लोज 1 की हमने बात कर ली। 27 सब क्लोज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है मासिक लेखा एवं विवरण, यानी कि जो मंथली जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं रेवेन्यू के बारे में कि किस डिपार्टमेंट को महीने में कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, तो उसका जो स्टेटमेंट होता है, जो विवरण होता है, पूरी डिटेल में जानकारी किस प्रकार आगे कौन देगा, तो सारी इसमें नियम संख्या 27 सब क्लोज 2 में पढ़ेंगे। तो इसमें बता रखा कि नियंत्रक अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय से GA 13 में उनके मासिक लेखे तथा विवरण प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा, नियंत्रक अधिकारी। जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिस आते हैं, जो भी अधीनस्थ कार्यालय आते हैं, उनसे मासिक लेखे प्राप्त करेगा कि उनसे पूछेगा कि आपके जो कार्यालय है उसमें सरकार की कौन कौन सी रेवेन्यू प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, उसकी आप सारा विवरण हमारे को दे GA 13 के अंदर। ठीक है गाइज, तो ये GA 13 आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन मासिक लेखों या विवरणों में क्या जानकारी होती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालय से जो GA 13 के अंदर जो मासिक लेखे प्राप्त करेगा उनमें क्या जानकारी होती है उसके बारे में बात करें तो इसमें यह जानकारी होती है कि कोषागार में जमा कराई गई राशि का विवरण, यानी कि इन अधीनस्थ कार्यालयों ने कोषागार में कितनी राशि जमा कराई गई उसका पूरा विवरण रहेगा, पूरी डिटेल रहेगी। तथा और क्या रहेगा, लेखांकित की गई राशि की जानकारी कि इन्होंने कितनी राशि का लेखांकन किया है। ठीक है, क्या वास्तव में इन्होंने कोषागार में जितनी राशि जमा कराई है उतनी राशि का लेखांकन किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारी जो विवरण होता है वो मासिक लेखों के अंदर होता है। ठीक है, और मासिक लेखे नियंत्रक अधिकारी प्राप्त करेगा अधीनस्थ कार्यालयों से GA 13 में। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। AG द्वारा प्रस्तुत कोषागार में जमा कराई गई राशि के विवरण से नियंत्रक अधिकारी द्वारा मिलान किया जाएगा। ठीक है, तथा जांच की जाएगी। क्या जांच की जाएगी कि जितनी राशि के संग्रहण की सूचना अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दी गई है वह संचित निधि या लोक लेखे में जमा कराई गई है या नहीं कराई गई है। ठीक है गाइज, भिन्नता पाए जाने पर नियंत्रक अधिकारी AG को सूचित करेगा तथा सुधार करवाएगा। ठीक है, यदि किसी राशि की जमा होने की सूचना मिली है लेकिन वह संचित निधि या लोक लेखे में जमा नहीं है तो संबंधित जो विभाग या अधिकारी है जो इस हेतु जिम्मेदार है उससे पूछताछ की जाएगी। यानी कि अधीनस्थ कार्यालय ने बता रखा कि हमने ट्रेजरी में इतनी राशि जमा करा दी, कोषागार में हमने इतनी राशि जमा करा दी, लेकिन वो वास्तव में वो राशि संचित निधि या फिर लोक लेखे में तो जमा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में संबंधित विभाग या अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है उससे क्या की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये हमने पढ़ा कि AG द्वारा प्रस्तुत कोषागार में जमा कराई गई राशि के विवरण से नियंत्रक अधिकारी द्वारा मिलान किया जाएगा तथा जांच की जाएगी कि जितनी राशि के संग्रहण की सूचना अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दी गई है वह संचित निधि या लोक लेखे में जमा कराई गई है या नहीं कराई गई। ठीक है गाइज, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब गाइज इसमें क्या होता है कि AG के पास भी पूरी डिटेल रहती है कि राजस्थान के किस कार्यालय से कोषागार में कितनी राशि पहुंची है, तो वो सारी डिटेल AG के पास भी रहती है क्योंकि अधीनस्थ कार्यालय AG को भी सूचना देते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर जो नियंत्रक अधिकारी होता है वो AG से उनके डाटा ले लेगा और वो फिर बाद में मिलान करेगा कि वास्तव में वो अधीनस्थ कार्यालय है उन्होंने ट्रेजरी में जितनी राशि जमा कराई गई है वो उतनी राशि वास्तव में संचित निधि या फिर लोक निधि में भी जमा कराई गई है या नहीं कराई गई है। तो यदि उनमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो फिर बाद में सुधार भी करा लिया जाता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 28 की बात करें तो इसका नाम है लेखों का सारांश या फिर उद्धरण, यानी कि जो लेखे तैयार किए जाएंगे राजस्व से संबंधित, प्राप्तियों से संबंधित, उनका सारांश क्या रहेगा वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 28 सब क्लोज 1, यानी कि 28 को भी कई सारी सब क्लोज में बांटा गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 28 सब क्लोज 1 की। ठीक है,
तो इसमें बता रखा कि एजी द्वारा हर महीने में जमा कराई गई राशि का विवरण का सारांश नियंत्रक अधिकारी को भेजा जाएगा। एजी क्या करता है कि हर महीने में, यानी कि किसी भी कार्यालय द्वारा हर महीने में राशि कहाँ जमा कराई जाती है, ट्रेजरी में, ठीक है। तो हर महीने में जमा कराई गई जो राशि होती है उसका विवरण, जो विवरण का सारांश रहेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा, मतलब महीने में कौन सी तारीख को कितनी राशि जमा कराई गई, तो उसकी सारी डिटेल एजी के पास भी रहती है। और एजी किसको सौंपेगा, नियंत्रक अधिकारी को भेज देगा, ठीक है गाइज। इसके बारे में सूचना 28(2) की बात करें तो इसमें बता रखा कि विवरणों का संकलन, यानी कि स्टेटमेंट जो बनेंगे रेवेन्यू के, कि रेवेन्यू ट्रेजरी में कितना जमा हुआ उसका बनता है स्टेटमेंट, पूरा विवरण बनता है। तो उसका संकलन किस प्रकार किया जाएगा वो 28(2) में बता रखा है। तो पढ़ते हैं। राजस्व के विभागीय लेखे कोषागार द्वारा तैयार किए गए विवरण से संकलित नहीं किए जाएंगे। अत्यावश्यक होने पर विभागीय अधिकारी द्वारा तैयार किए गए राजस्व के विवरणों का सत्यापन कोषाधिकारी से करवा सकते हैं। यानी कि इसमें यह होता है कि जो भी कार्यालय होते हैं वो क्या करते हैं कि जो राजस्व उनको प्राप्त होता है उनको जमा कराया जाता है ट्रेजरी में, ठीक है। अब वो क्या तैयार करेंगे, विवरण तैयार करेंगे, स्टेटमेंट तैयार करेंगे कि ट्रेजरी में कितना पैसा जमा हो। तो वो विभाग जो होगा, वो राजस्व के जो भी लेखे होते हैं वो ट्रेजरी को नहीं पूछेगा, ट्रेजरी को जाके थोड़ी पूछेगा ऐसे कि आप हमारे को सूचना दे दे, हमने आपके ट्रेजरी में राशि जमा कराई है तो आप हमारे को एक बार वो बता दें ताकि हम विवरण तैयार कर सकें, मासिक मंथली स्टेटमेंट तैयार कर सकें, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं किया जाएगा कि ट्रेजरी को पूछ के आप तैयार कर रहे हो मासिक विवरण, ऐसा नहीं होगा। इसमें अत्यावश्यक होने पर जो विभागीय अधिकारी होता है, विभाग का जो अधिकारी होता है उसके द्वारा तैयार किए गए जो राजस्व के विवरण होते हैं, फिर उनका वेरिफिकेशन क्या होगा, कोषाधिकारी है कि ट्रेजरी जो ऑफिसर होता है वो कर देगा। ट्रेजरी ऑफिसर ये बोल देगा कि आप हमारे से स्टेटमेंट मत लो, आपने हमारे यहाँ पर राशि जमा करवाई है, आपको जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वो आपने ट्रेजरी में जमा करा दिया। अब आप राजस्व के जो विवरण होते हैं, स्टेटमेंट जो बनेगा रेवेन्यू का, उसकी सूचना आप हमारे से लेना चाहते हो, आप ऐसा मत करो, आप ना जो आपका विभागीय अधिकारी है आप उससे तैयार करवा लो, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टेटमेंट वो तैयार करेगा राजस्व का, उसको मैं वेरीफाई कर दूंगा और इस प्रकार आप जो ये स्टेटमेंट बनेगा आप उसका संकलन कर सकते हो, ठीक है गाइज। और ज़रूरत पड़ने पर आप आगे पहुंचा सकते हो, ठीक है। 28(3) की बात करें तो इसमें बता रखा कि चालानों पर सही वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसमें बता रखा कि कोषागार तथा विभाग के आंकड़ों में फर्क न्यूनतम हो, यानी कि कोषागार में कितनी राशि जमा कराई गई है तथा विभाग में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं कि विभाग द्वारा कितनी राशि ट्रेजरी में जमा कराई गई है, तो उनमें फ़र्क न्यूनतम हो, कम से कम हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि राशि जमा कराने के चालान पर पूर्ण एवं सही लेखा हो। जो चालान बनेगा राशि जमा कराने का, जो चालान बनेगा उसका पूर्ण एवं सही लेखा होना चाहिए, यानी कि जो चालान आपको मिला है राशि जमा कराने का उसको आप अच्छे से लिख लें कि ये चालान कौन सी तारीख का है और इस चालान के द्वारा हमने कितनी राशि जमा कराई है। तो अगर आप ऐसा सही और पूरा रिकॉर्ड रखोगे तो फिर चालानों का सही वर्गीकरण रहेगा, ठीक है गाइज। और उसके आधार पे आपको पता रहेगा कि ट्रेजरी में कितनी राशि जमा है और अपने जो विभाग के आंकड़े हैं उनमें कितनी राशि जमा दर्शाई गई है, तो दोनों में फिर डिफरेंस भी नहीं आएगा। यानी कि विभाग को क्या मिलता है, राजस्व मिलता है, ठीक है। राजस्व मिलता है तो वो ट्रेजरी में जमा कराएगा, ठीक है। और वो चालान के द्वारा जमा कराएगा तो चालान की कॉपी विभाग के पास भी रहेगी। तो चालान जो जिन चालानों के द्वारा विभाग द्वारा जो ट्रेजरी में रेवेन्यू जमा कराया गया है तो उन चालानों का पूर्ण एवं सही लेखा होना चाहिए, ठीक है गाइज। उससे क्या होगा कि फिर डिफरेंस पैदा नहीं होगा कि कोषागार में कितनी राशि जमा कराई गई है और विभाग के आंकड़े कितनी राशि बोल रहे हैं। 28(4) की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि त्रुटियों का शुद्धिकरण या फिर सुधार। यदि फिर भी कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए कि कोषागार में अलग राशि जमा है और विभाग के आंकड़े कुछ अलग बोल रहे हैं, तो इन त्रुटियों का शुद्धिकरण या फिर सुधार कैसे करवाया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो राजस्व तथा प्राप्तियों के लेखों में त्रुटि पाए जाने पर सुधार की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो विभागीय अधिकारी होता है, जिस विभाग के आंकड़ों में गलती पाई गई है तो उस विभाग के विभागीय अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से एजी को भेजा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्रक्रिया है, सुधार की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की जाएगी, त्रुटियों का जो शुद्धिकरण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, विभागीय अधिकारी करवाएगा, ठीक है। त्रुटियों का शुद्धिकरण तो विभागीय अधिकारी कराएगा और किससे करवाएगा, एजी से। लेकिन किसके माध्यम से, कोषाधिकारी के माध्यम से, यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है उसके माध्यम से त्रुटियों का शुद्धिकरण कराया जाएगा, ठीक है गाइज। 28(5) की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि लेखा शीर्ष 8005 तथा 8011 में। अब आप सोच रहे हो कि 8005 और 8011 क्या होते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना क्लेम करना पड़ेगा। ये अकाउंट हेड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कई प्रकार के ऐसे हेड होते हैं, हेड का नाम है ये, एक बार आप ये समझ लो, हेड का नाम है ये। इसके अंदर मतलब फिक्स रहता है कि यह हेड किससे संबंधित है ना, यानी कि इसमें पैसा किस चीज़ से संबंधित आएगा, तो इस प्रकार उनको नंबर दे दिया जाता है, उनको बोलते हैं हेड, ठीक है।
तो ये दो हेड है स्पेशल लेखा शीर्ष यानी कि अकाउंट हेड है 8005 तथा 8011। तो इनमें वर्गीकरण की त्रुटि पाई जाने पर, यदि इनमें वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की त्रुटि पाई जाए मिलने पर ट्रांसफ़र एंट्री द्वारा सुधार की प्रक्रिया क्या रहेगी। ये दोनों हेड है 8005 तथा 8011। यदि इनमें वर्गीकरण की त्रुटि पाई जाए तो ट्रांसफ़र एंट्री द्वारा सुधार की प्रक्रिया क्या रहेगी। ट्रांसफ़र एंट्री का मतलब होता है अंतरण द्वारा प्रविष्टि। तो क्या प्रोसेस रहेगी, जो निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग है, इसके द्वारा पूरे वित्त वर्ष के लिए एक समेकित प्रस्ताव कंसोलिडेटेड प्रपोजल तैयार किया जाएगा तथा ट्रांसफ़र एंट्री के लिए एजी को भेजा जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार क्या होगा कि जो 8005 और 8011 है उनमें जो वर्गीकरण की त्रुटि पाई जाएगी उसका सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है गाइज। नियम संख्या 29 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि विभागीय विनियम यानी किसी भी डिपार्टमेंट के खुद के भी नियम बने होते हैं। रेवेन्यू सरकार को जो गवर्नमेंट प्राप्त होगा किस प्रकार प्राप्त होगा उसके बारे में भी विभाग क्या होता है कि खुद अपने स्तर पर कई प्रकार के नियम बना के रखता है। तो पढ़ते हैं नियम संख्या 29 के बारे में। राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं प्राप्तियों की रसीद देने आदि के बारे में विभागीय विनियम बनाएगा। कौन बनाएगा, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग। ठीक है, तो राजस्व संग्रहकर्ता विभाग यानी कि जो राजस्व का संग्रहण करेगा जो डिपार्टमेंट, उसी के द्वारा विभागीय विनियम बनाए जाएंगे। ठीक है गाइज। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी दे रखी है कि जिन विभागों में कर्मचारी सरकार की ओर से राशि का संग्रहण कर रसीद देते हैं के बारे में ये प्रावधान लागू होंगे। क्या प्रावधान लागू होंगे, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट है उनमें किसी कर्मचारी को लगा रखा कि आप सरकार की ओर से जो राशि मिले आप उसको कलेक्शन कर लें। ठीक है, और उसके बाद में वो कह देंगे रसीद, जो सरकार की ओर से राशि जमा कराएगा उसको ये रसीद देंगे। ठीक है गाइज, तो उनके बारे में कुछ प्रावधान लागू हैं, इंपॉर्टेंट प्रावधान है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या प्रावधान लागू है। कि रसीद बुक जारी करने तथा पुनः प्राप्ति की उचित लेखा रखना, यानी कि इनके द्वारा रसीद बुक जारी करने तथा पुनः प्राप्ति का उचित लेखा इनके द्वारा तैयार किया जाएगा। किसी कर्मचारी को दी गई रसीद बुकों की संख्या क्या है उनका लेखा रखना पड़ेगा। उपयोग में ली गई रसीदों को लौटाने पर विभागीय लेखे रखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर जिन विभागों में कर्मचारी अगर सरकार की ओर से अगर राशि अगर कलेक्शन कर रहे हैं और वो रसीद देते हैं तो उसके लिए ये आप तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इस अवस्था में फिर कौन कौन से किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड और रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 30 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि सरकारी राशि को बिना उचित कारण के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस राशि की वसूली संभव नहीं है तो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के लिए सक्षम प्राधिकारी से सलाह या फिर आदेश का इंतजार करें। सरकारी राशि कोई भी हो, किसी प्रकार की हो, ठीक है, यदि वो बकाया चल रही है तो उसको बकाया नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी सूरत में। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, बिना उचित कारण के। लेकिन इस राशि की वसूली ही संभव नहीं है, मान लो कि इस राशि की वसूल करना ही संभव नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, उसका एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन किया जाएगा और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी जो होता है उससे सलाह लेनी पड़ेगी या फिर आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है गाइज। नियम संख्या 31 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना भी अवसूलनीय राशि को उचंत खाते में डेबिट लिखकर राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि वास्तविक प्राप्ति पर ही जमा करें। ठीक है, उससे पहले नहीं। यानी कि गाइज आपको सक्षम प्राधिकारी की तरफ से कोई आदेश वगैरह कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो अगर ऐसा आदेश वगैरह कुछ नहीं मिला तो भी आपको उचंत खाते में उस राशि को डेबिट लिखकर राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, बल्कि वास्तविक प्राप्ति होगी ना उस राशि की तभी उसको आप जमा करेंगे, तभी उसको क्रेडिट करेंगे, उससे पहले आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये नियम संख्या 31 की हमने बात कर ली। नियम संख्या 32 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी जो एचओडी है अपने नियंत्रणाधीन राजस्व की जो प्रगति है तथा बजट अनुमान है की तुलना में संग्रहणों में अंतर की सूचना इस प्रकार दी जाएगी। यानी कि राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी जो एचओडी है, जो विभागाध्यक्ष है, अपने जो नियंत्रणाधीन राजस्व की जो प्रगति है यानी कि अपने अंडर में उसके अंडर में कौन कौन से राजस्व प्राप्त होंगे सरकार की तरफ से तो उनकी प्रगति देखेगा। ठीक है, और उन्होंने पहले जो बजट में अनुमान लगाया था कि हाँ इस साल हमारे को 200 लाख रुपए का राजस्व मिल सकता है। ठीक है, तो प्रगति क्या चल रही है और उनके अनुमान क्या थे। मान लो उन्होंने 200 लाख रुपए का अनुमान लगा रखा था कि हाँ इतना 200 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनको मिला मान लो 100 लाख रुपये। तो ये जो डिफरेंस है 100 लाख का, इनमें क्या करेगा, बजट अनुमान की तुलना में यानी कि तुलना करेगा और संग्रहणों में जो अंतर आया यानी कि 100 लाख का जो अंतर आया उसकी सूचना आगे इनको दी जाएगी। ये जो एचओडी होता है वो आगे देगा और किस प्रकार देगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि एचओडी द्वारा GA 55 तथा GA 14 में FD यानी कि वित्त विभाग को दी जाएगी इसके बारे में सूचना। ये GA 55 और GA 14 दोनों ध्यान रखना आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है GA 55 और GA 14। ठीक है, ये दोनों GA 55 और GA 14 दोनों काम आएंगे
और एचओडी द्वारा, इन दोनों जीए के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग को सूचना दी जाएगी। ठीक है गाइज। तो गाइज हमने सेक्शन फर्स्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सेकंड। इसमें पूरे जो सेक्शन सेकंड है इसमें क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कि राजकीय जो भवन है, भूमि है, राजकीय भवन हो चाहे राजकीय भूमि हो, इनका किराया किस प्रकार वसूला जाएगा, और इन जुर्माना और भी कई प्रकार के जुर्माने होते हैं, तो जुर्माने की राशि किस प्रकार वसूली जाएगी, किस प्रकार लेखा किया जाएगा, वो सारे बोल वचन पढ़ेंगे। और सेक्शन 2 के अंदर 33, 34, 35, 36 और 37 ये नियम दे रखे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 नियम पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर। तो आपको मैंने बता दिया कि ये सेक्शन सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि राज्य के जो भी आवास होते हैं, जो भी भवन होते हैं, उनको सरकार क्या देती है, किराए पर देती है, और उनसे सरकार को क्या प्राप्त होता है, किराया, राजस्व के रूप में किराया प्राप्त होता है, किराए के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। और भूमि होती है सरकारी भूमि, तो उसको भी किराए पे दिया जाता है, तो किराए के रूप में राजस्व प्राप्त होता है, और कई प्रकार के जुर्माने वगैरह भी प्राप्त होते हैं। तो उनकी पूरी बोल वचन हम सेक्शन सेकंड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नियम संख्या 33 से। इसमें बता रखा है कि भूमि एवं भवनों का किराया। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ते हैं कि किराया योग्य भवनों का रखरखाव जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग द्वारा रखा जाता है, तो इस विभाग का एचओडी बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी रहेगा। यानी कि कोई भी सरकारी विभाग है या फिर कोई भी सरकारी आवास है, विभाग नहीं, आवास या फिर भवन, यानी कोई भी सरकारी आवास या फिर सरकारी भवन है, उनका रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग द्वारा रखा जाता है ना, तो इस दशा में जो सिविल विभाग होगा उसका जो एचओडी होता है वो बकाया किराए की वसूली के लिए क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, यानी कि सिविल विभाग के एचओडी से ही जो किराया बकाया रहेगा उसकी वसूली उसी से की जाएगी, वो जिम्मेदार रहेगा। नियम संख्या 34 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि किराए का निर्धारण एवं वसूली, यानी कि किराए का निर्धारण डिटर्मिनेशन किस प्रकार किया जाएगा और उसकी वसूली किस प्रकार की जाएगी। तो नियम संख्या 34 को 2 सब क्लॉज में बांट रखा है। 34 सब क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि भवनों के किराए का निर्धारण तथा वसूली के नियम वही होंगे, कौन से होंगे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के नियंत्रण वाले भवनों पर लागू होते हैं। यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर में, कंट्रोल में जो भी भवनों का किराया चल रहा है, वो नियम क्या रहेंगे, जो और भी भवन है उनके ऊपर भी ये नियम लागू रहेंगे किराए के। ठीक है, तो इसमें बता रखा कि भवनों के किराए का निर्धारण तथा वसूली के नियम वही होंगे जो पीडब्ल्यूडी विभाग के नियंत्रण वाले भवनों पर लागू होते हैं। नियम संख्या 34 सब क्लॉज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि विस्तृत नियम। देखिए यहाँ पर तो ओनली नियम दे रखा है और यहाँ पर दे रखा विस्तृत नियम, तो डिफरेंस समझें आप। और विस्तृत नियमों की अगर हम बात करें तो रखरखाव करने वाले जो संबंधित विभाग है उनके विभागीय विनियमों द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है गाइज, तो नियम तो पीडब्ल्यूडी विभाग के नियंत्रण वाले भवनों पर लागू नियम ही लागू होंगे। ठीक है, और विस्तृत नियम जो होते हैं, जो विभाग रखरखाव रख रहा है, सरकारी आवास या सरकारी बिल्डिंग का जो रखरखाव मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसी जो संबंधित विभाग है उसके विभागीय जो नियम बने हुए उनके द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है गाइज, कौन से नियम, किराए का निर्धारण और वसूली के। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 35 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि जुर्माने या फिर जुर्मानों का विवरण। ठीक है, तो नियम संख्या 35 को 2 सब क्लॉज में बांटा गया है, हम एक सब क्लॉज की बात करते हैं। नियम संख्या 35 सब क्लॉज 1 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जुर्माना लगाने या फिर वसूल करने वाला जो अधिकारी होता है वो जुर्माने की वसूली करेगा, सीधी सी बात है, तथा फिर कोषागार में जमा करवाएगा। 35 सब क्लॉज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि जुर्माने को रिफंड करने वाला जो अधिकारी है जांच के बाद ही रिफंड करेगा। मान लो कोई गलती से जुर्माना किसी से वसूल लिया जाए, सरकार किसी से जुर्माना ले ले गलती से, अब बाद में उनको रिफंड भी करना पड़ेगा, पुनर्भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें रिफंड कैसे किया जाएगा कि जुर्माने को रिफंड करने वाला अधिकारी, जो रिफंड करने वाला अधिकारी है, जो सक्षम प्राधिकारी है, उसके द्वारा क्या की जाएगी, जाँच। ठीक है, और जाँच के बाद ही फिर क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। ठीक है गाइज, वसूल किए गए जुर्माने को 2 बार रिफंड ना हो इसकी जाँच करेगा। ठीक है, यानी कि जो रिफंड करने वाला जो अधिकारी है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जुर्माना हमने वसूल किया कहीं उसके 2 बार रिफंड ना हो जाए, यानी कि कहीं ज़्यादा बार रिफंड ना हो जाए, तो उसकी जांच भी करेगा। ठीक है गाइज, कौन करेगा, रिफंड करने वाला अधिकारी। जुर्माने की वह राशि जो कोषागार में जमा नहीं कराई गई है उसका रिफंड ना हो जाए इसकी भी जाँच करेगा। कौन करेगा, रिफंड करने वाला, जुर्माने को रिफंड करने वाला अधिकारी। यानी कि जुर्माने की वह राशि जो कोषागार में जमा नहीं की गई है, अब जब कोषागार में जमा नहीं की गई है तो फिर उसका रिफंड भी नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो उसकी जांच भी कौन करेगा, रिफंड, जुर्माने को रिफंड करने वाला अधिकारी। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बना रखा है, ये बच्चे के हाथ लग गए थे पेज, तो उन्होंने पेन उठा के इसको रगड़ दिया। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। नियम संख्या 36 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि जुर्माने का विवरण। ठीक है, तो इसको कई सारे सब क्लॉज में बांटा गया है। पहले हम 36 सब क्लॉज 1 की बात कर लेते हैं।
इसमें बता रखा है कि जुर्माने की वसूली, ठीक है, प्राप्तियां तथा रिफंड की जांच का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? विभागीय अधिकारियों, यानी कि जो विभागीय अधिकारी है वो तो उनके विभाग में जो जुर्माने की वसूलियाँ आएगी और जुर्माने की वसूली के अलावा जो भी अन्य प्राप्तियाँ आएगी और जो उनके रिफंड किया जाएगा तो उनकी जांच कौन करेगा? किसका कर्तव्य है? विभागीय अधिकारियों का, ठीक है। यानी कि जो विभाग के अधिकारी है उनका ये कर्तव्य है। सभी न्यायालयों, देखो जिले के अंदर कई सारे न्यायालय होते हैं, ठीक है, तो उन सभी न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुर्माने, उनकी वसूली तथा जुर्माने का रिफंड का विवरण माह के अंतिम कार्य दिवस, मैंने क्या बोला कि माह के अंतिम कार्य दिवस, माह का अंतिम दिन नहीं बोला मैंने बोला माह का अंतिम कार्य दिवस, उसको जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि डीजे को भेजा जाएगा। देखिए जिले के अंदर कई प्रकार के न्यायालय होते हैं, जिला स्तर पर बहुत मतलब छोटे छोटे न्यायालय होते हैं कई सारे, तो इन न्यायालयों द्वारा क्या लगाया जाता है? जुर्माना लगा दिया जाता है, ठीक है। कई प्रकार का कोई गलती वगैरह कोई इंसान कर देता है तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो उन जुर्मानों की वसूली और जुर्माने का रिफंड, यानी कि जुर्माना अगर गलती से प्राप्त हो गया तो उसका रिफंड भी किया जाएगा। तो उनका जो विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, वो किसको भेजा जाएगा? जिला न्यायाधीश यानी कि डीजे को भेजा जाएगा, ठीक है, सभी न्यायालयों द्वारा। कब भेजा जाएगा? माह के अंतिम कार्य दिवस, ठीक है, जिस दिन न्यायालय अपना उसका कार्य दिवस होना चाहिए, यानी खुला होना चाहिए। जो जिला न्यायाधीश है अपने स्वयं के न्यायालय, ठीक है, अपने स्वयं के न्यायालय तथा अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके जुर्माने के जो मासिक विवरण रहेंगे वो कोषाधिकारी को भेजेगा, ठीक है गाइज। जो डीजे होता है स्वयं के न्यायालय और उसके अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट जो न्यायालय आते हैं उनका जो जुर्माने का जो मासिक विवरण होता है, ठीक है, यानी कि महीने के अंदर कितना हमने जुर्माना प्राप्त किया उसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि टीओ को भेजेगा। कौन भेजेगा? जिला न्यायाधीश यानी कि डीजे टीओ को भेजेगा। अंत में क्या होगा कि कोषाधिकारी द्वारा जुर्माने के जो मासिक विवरण है उनका सत्यापन कोषागार में जमा कराई गई राशि से करेगा, ठीक है गाइज। कोषाधिकारी होता है वो फिर वेरीफाई करेगा, सत्यापन करेगा कि वास्तव में इन्होंने जो ये बता रहे हैं स्टेटमेंट देखे कि हमने महीने में इतना जुर्माना जमा करा दिया ट्रेजरी के अंदर, तो वो देखेगा कि वास्तव में ट्रेजरी में जितनी राशि जमा हुई है उतने का ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है गाइज। और यदि डिफरेंस पाया जाए तो इसमें सुधार हेतु जो जिला न्यायाधीश होता है उससे अनुरोध करेगा। कौन करेगा? ट्रेजरी ऑफिसर, ठीक है गाइज। अनुरोध करेगा जिला न्यायाधीश से कि डीजे साहब ये डिफरेंस आ रहा है, ट्रेजरी के अंदर तो इतनी राशि जमा है और आपने जो मासिक विवरण दिया है उसके अंदर अलग राशि है, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है तो उसके बारे में आप एक बार चेक कर लें, ठीक है गाइज। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जिले के अंदर कई सारे न्यायालय होते हैं, तो न्यायालय क्या करेंगे? इनके द्वारा जुर्माने लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जुर्माने की वसूली और जुर्माने का जो रिफंड का जो विवरण होता है, जो पूरी जानकारी होती है, वो महीने के अंतिम कार्य दिवस को किसको भेज जाएगी? जिला न्यायाधीश को, ठीक है। और फिर जिला न्यायाधीश किसको भेजेगा? कोषाधिकारी को, है ना। अब यहाँ पर जिला न्यायाधीश इनके विवरण को तो भेजा ही भेजेगा, साथ में स्वयं का जो न्यायालय है उसका भी विवरण है, यानी कि इस न्यायालय का, इन न्यायालयों के विवरण और स्वयं के न्यायालय के विवरण, दोनों का विवरण किसको भेजेगा? अंत में कोषाधिकारी यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर को, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 36/2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि विवरण में लेखा शीर्ष के अनुसार राशि जमा कराई जाएगी, यानी कि जो विवरण जमा कराया जाएगा, मंथली स्टेटमेंट जमा कराया जाएगा, उसमें लेखा शीर्ष यानी कि अकाउंट हेड के हिसाब से राशि जमा कराई जाएगी कि जुर्माने से कितनी राशि प्राप्त हुई, और किसी ने अगर कोई पशु मार दिया तो पशु से मारने के कारण उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया उसकी राशि कितनी प्राप्त हुई, यानी कि हेड वाइज जो राशि प्राप्त हुई है उसका बिल्कुल अलग से स्टेटमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि लेखा शीर्ष के अनुसार राशि जमा कराई जाएगी, ऐसे नहीं है कि उल्टी पुल्टी राशि जमा करा दी, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि निम्न को इस विवरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से हैं जिनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, दुर्घटना होने पर पीड़ित को दिया गया मुआवजा, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, विवरण के अंदर शामिल नहीं होगा। जो मंथली स्टेटमेंट बनाया जाता है वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। दुर्घटना होने पर पीड़ित को दिया गया मुआवजा इसमें शामिल नहीं होगा। और स्थानीय निधि में जमा होने वाले जो जुर्माने हैं वो भी इस मंथली स्टेटमेंट बनता है उसके अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं नियम संख्या 36/3 की। इसमें बता रखा कि यदि जुर्माना अन्य जिले में प्राप्त होता है तो वसूलीकर्ता अधिकारी उस कर्मचारी को सूचना देगा जिससे वह जुर्माना संबंधित है, ताकि वह इस राशि को मासिक जुर्माना विवरण में अंकित कर सके। यानी कि दौसा जिले का कोई मामला है, उसका कोई रेवेन्यू है, वो प्राप्त हो रहा है सीकर में, तो सीकर में जिसने वो राजस्व प्राप्त किया, यानी कि जो वसूली की जिस अधिकारी ने, तो वो जो वसूली करता अधिकारी है उस जो दौसा जिले का जो कर्मचारी है जिससे संबंधित ये जुर्माना है उसको सूचना देगा कि आपका ये आपके दौसा जिले से संबंधित ये राजस्व है,
ये इसकी वसूली हमने कर ली, इस जुर्माने की वसूली हमने कर ली, तो उसकी सूचना दौसा जिले के जो अधिकारी है उसको दे देगा। क्यों देगा? ताकि वो जो दौसा जिले का अधिकारी है वो अपने मासिक जुर्माना विवरण जो स्टेटमेंट बनता है उसमें वो अंकित कर सके। ठीक है गाइज, ये मासिक जुर्माना विवरण, इसमें क्या होता है कि मासिक यानी महीने के अंदर, जुर्माना यानी जुर्माना कितना लगाया, विवरण यानी कि उसकी पूरी जानकारी, स्टेटमेंट, उसको ये बोलते हैं। यानी कि महीने के अंदर किसी न्यायालय के अंदर या फिर किसी विभाग में महीने के अंदर कुल कितना जुर्माना प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्राप्त हुआ, किस किस अकाउंट हेड यानी कि लेखा शीर्ष का वो जुर्माना है, वो सारी बोल वचन होती है मासिक जुर्माना विवरण के अंदर। ठीक है गाइज, नियम संख्या 37, इसका नाम है विविध मांग यानी कि मिसलेनियस डिमांड। इसमें क्या है कि जो एजी होता है महालेखाकार राजस्थान, ठीक है, वो क्या करेगा कि सरकार की जो विभिन्न मांग होती है, कौन सी मांग, जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी नहीं आती, जैसे अन्य राज्यों से बकाया राजस्व की वसूली, तो इन पर क्या होता है कि एजी क्या करेगा, निगरानी रखेगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम पढ़ेंगे लास्ट सेक्शन, जो सेक्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे राजस्व की माफ़ी या फिर राजस्व के दावों का परित्याग, यानी कि राजस्व के कौन माफ़ कर सकता है, या फिर राजस्व के जो दावे होते हैं उनका परित्याग यानी कि पोस्टपोन्ड यानी कि आस्थगन, स्थगित कौन कर सकता है। ठीक है, यानी कि राजस्व पूरी तरह से माफ़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कितना किया जा सकता है, कौन करेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और राजस्व के दावों यानी कि राजस्व अगर आज जमा हो रहा है तो सरकार बोल देगी ठीक है आप परसों जमा करा देना, उसको क्या कर दिया, परित्याग कर दिया यानी कि आस्थगित कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन कर देना। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 में। इसके अंदर हम नियम संख्या 38, 39, 40, 41 पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं नियम संख्या 38 से। ठीक है, इसमें बता रखा कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राजस्व के किसी दावे को माफ़ नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ तो यही है, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना। यदि सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति दे दी तब तो राजस्व का कोई भी जो दावा है, क्लेम है, वो माफ़ किया जा सकता है, अन्यथा माफ़ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, और दूसरी चीज़ है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राजस्व के किसी दावे को स्थगित भी नहीं किया जाएगा, ना तो माफ़ किया जा सकता है और ना ही स्थगित किया जा सकता है। ठीक है गाइज, वो भी कब, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना। नियम संख्या 39 की हम बात करें तो इसमें इसका नाम है माफ़ी का विवरण। ठीक है, यानी कि माफ़ी का विवरण किस प्रकार तैयार किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्व की जो सरकार ने माफ़ कर दिया, सरकार ने जो भी जुर्माना होता है या फिर राजस्व होता है उसकी सरकार कभी कभी माफ़ भी कर देती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नियम संख्या 39 को 3 सब क्लॉज में बांटा गया है। हम पहले सब क्लॉज की बात करें तो माफ़ी का जो विवरण बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, वो प्रत्येक वर्ष 1 जून को एचओडी किसको देगा, एजी को। जो संबंधित विभाग का एचओडी होता है वो एजी को देगा। कब, प्रत्येक वर्ष 1 जून को। 39 सब क्लॉज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि 500 रुपये से कम की माफ़ी या फिर स्थगन के विवरण में, स्थगन को विवरण में नहीं दिखाया जाता है। यानी कि माफ़ी का 500 रुपये से कम रुपए की, 500 रुपये से कम, मैंने यहाँ पर बोला से कम, 500 रुपये से कम की जो माफ़ी की गई है या फिर माफ़ी का स्थगन किया गया है तो उसको विवरण में नहीं दिखाया जाएगा। जो मंथली जो स्टेटमेंट बनता है उसके अंदर नहीं दिखाया जाएगा। 39 सब क्लॉज 3 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि जिस विभाग में प्रशासनिक वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुरूप नहीं है वहाँ आंकड़े प्रशासनिक वर्ष के अनुसार विवरण में दर्शाए जाएंगे। जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ का जो प्रशासनिक वर्ष होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। ठीक है, तो ये वित्त वर्ष से अलग हो गया। ठीक है, तो जिस विभाग में प्रशासनिक जो वर्ष होता है वित्तीय वर्ष के अनुरूप नहीं है वहाँ आंकड़े प्रशासनिक वर्ष के अनुसार विवरण में दर्शाए जाएंगे। यानी कि इसी प्रशासनिक जो वर्ष है इसी के अनुसार फिर विवरण में दर्शाए जाएंगे। ठीक है गाइज, जो राजस्व के जो आंकड़े हैं कि महीने में कितना राजस्व आया, कितने की माफ़ी की, कितने रुपए के राजस्व या फिर जुर्माने को पोस्टपोन किया गया है, वो सब प्रशासनिक जो वर्ष होता है उसी के अनुसार तैयार किए जाएंगे। उपरोक्त नियम जो हमने पढ़ा अभी जस्ट अभी, वो वाला नियम राजस्व अर्जित करने वाले विभागों पर लागू होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो राजस्व अर्जित करने वाले जो विभाग है उन पर ही वो वाला नियम लागू होगा। अब आपको पता लगाना चाहिए कि राजस्व अर्जित करने वाले विभाग कौन कौन से हैं। जैसे राजस्व विभाग हो गया, आबकारी विभाग हो गया, बिक्री कर विभाग हो गया, परिवहन विभाग, सिंचाई, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, पंजीयन एवं मुद्रा विभाग, उद्योग विभाग, खान विभाग। ठीक है, ये सारे क्या है, राजस्व अर्जित करने वाले विभाग है। चिकित्सा विभाग पर यह नियम लागू नहीं होगा। शिक्षा विभाग राजस्व की माफ़ी का जो विवरण है वो एजी के स्थान पर एफडी को भेजेगा। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा विभाग है वो जो राजस्व की माफ़ी है इसका जो विवरण है वो एजी को नहीं भेजेगा बल्कि किसको भेजेगा,
FD यानी कि वित्त विभाग को भेजेगा। नियम संख्या 40 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि विभागों द्वारा राजस्व की माफ़ी या फिर स्थगन के नियम पृथक से बनाए जाएंगे। ये नियम संख्या 40 में दे रखा है। नियम संख्या 41 की हम बात करें तो इसमें बात की गई इंटरनल ऑडिट की, यानी कि आंतरिक अंकेक्षण या फिर आंतरिक जांच की। विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक जांच की व्यवस्था करेंगे, यानी कि जो विभाग है उसके अंडर में जो भी कार्यालय है उनके लिए क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट यानी कि आंतरिक जांच की, यानी कि आंतरिक अंकेक्षण क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। ये नियम संख्या 41 में बता रखा है। ये अध्याय संख्या 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में आपका जो JF फंडार है उसमें अध्याय संख्या 1, अध्याय संख्या 2 और अध्याय संख्या 3 ये आपके कंप्लीट हो गए। तो आप तीनों अध्यायों को बढ़िया तरीके से पढ़ें और नियम वगैरह सारे अच्छे से याद करें। RSR आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है ही। RSR में 25 वीडियो बने हैं, टोटल 25 वीडियो के अंदर आपकी RSR कंप्लीट हो चुकी है और 5 वीडियो अब तक हमने JF एंड R के डाल दिए और ये बनेगा 6ठा वीडियो। ठीक है गाइज, तो 25 वीडियो में आपकी RSR कंप्लीट हो चुकी है। बढ़िया अपडेट RSR मैंने पढ़ा रखी है और JF एंड R की 5 वीडियो मैंने डाल दी। आज ये 6ठा वीडियो बन गया अध्याय संख्या 3 का। तो आपके अध्याय संख्या 3 भी, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।